हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इक्विवेलेंट मॉडल पे डिस्कशन किया। आज इस वीडियो में हमें देखना है आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। तो प्रॉपर्टीज़ डिस्कशन करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको पिछले लेक्चर में ले जाना चाहूँगा कि वहाँ मैंने वोल्टेज एम्पलीफायर का इक्विवेलेंट मॉडल, इक्विवेलेंट सर्किट बताया था आपको। यहाँ पे देखिए, ये सर्किट क्या है, किसी भी वोल्टेज एम्पलीफायर के लिए इक्विवेलेंट सर्किट है। तो बच्चों, वहाँ मैंने बताया था कि फॉर अ गुड वोल्टेज एम्पलीफायर इनपुट रेजिस्टेंस शुड बी वेरी हाई एंड फॉर आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर इन द वैल्यू ऑफ इनपुट रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट। तो आपको याद होगा, पिछला लेक्चर आप देखना। तो बच्चों, ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी एक तरीके का वोल्टेज एम्पलीफायर है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको। इसलिए आइडियल ओप एम्प के इनपुट रेजिस्टेंस की भी वैल्यू क्या होगी बच्चों? इनफाइनाइट होगी। तो पहली प्रॉपर्टी हमने लिख दी कि इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज इनफाइनाइट। बात समझ में आई? पिछले लेक्चर में मैंने एम्पलीफायर के आउटपुट रेजिस्टेंस के बारे में भी डिस्कशन करवाया था और बताया था कि इसकी वैल्यू कम से कम होनी चाहिए, मीन्स वेरी लो होनी चाहिए। और अगर हम आइडियल केस की बात करें तो आइडियल केस के लिए आर नॉट की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 0 होती है। तो यहाँ भी आइडियल ओप एम्प का आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों? 0 होगा। बात समझ में आई? दो प्रॉपर्टीज तो हमने इक्विवेलेंट मॉडल के आधार पे ही सीख लिया, ठीक है। अब आते हैं हम ओपन लूप गेन पे। भाई, ओपन लूप गेन क्या होता है? जिस फैक्टर से इनपुट वोल्टेज एम्पलीफाई होता है उस फैक्टर को हम क्या बोलते हैं? ओपन लूप गेन बोलते हैं। तो आउटपुट में वोल्टेज हमें इनपुट के वोल्टेज का एम्पलीफाइड फॉर्म मिल रहा है और जिस फैक्टर से एम्पलीफाई हो रहा है वो है बच्चों ओपन लूप गेन। तो आप मुझे बताओ कि इस ओपन लूप गेन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर अच्छा एम्पलीफायर है तो ओपन लूप गेन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जितना ज़्यादा ये फैक्टर होगा आउटपुट में उतना ही ज़्यादा एम्पलीफाइड वर्जन आपको इनपुट का मिलेगा। बात समझ में आई? तो अगर हम बात करें आइडियल केस की तो ओपन लूप गेन की वैल्यू आइडियल केस के लिए क्या होगी बच्चों? इनफाइनाइट होगी। दैट्स वाई ओपन लूप गेन ऑफ आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज इनफाइनाइट, ठीक है। और यहाँ देखिए, मैंने गेन में मॉड लगाया है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता रखा है कि चूंकि ए नॉट, वी नॉट और वी आई का रेशियो होता है और वी नॉट और वी आई में हो सकता है कि दोनों पॉजिटिव हो या हो सकता है कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो। तो उस टाइम गेन की वैल्यू क्या आएगी? निगेटिव आएगी, ठीक है। तो हमें सिर्फ गेन के मैग्नीट्यूड से मतलब है, इसलिए हमने मॉड लगाया हुआ है। मैं पिछले लेक्चर में आपको ये चीज़ बताया था। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, जिसे हम क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ शब्द शायद आप लोगों ने सुना होगा, थोड़ा सा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इसके बारे में बताया जाता है। तो यहाँ मैं आपको बच्चों बताना चाहूँगा कि किसी भी डिवाइस के लिए, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए उसका बैंडविड्थ ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। एक्चुअली बैंडविड्थ ज़्यादा होने से क्या होगा कि वो डिवाइस हर एक सिग्नल पे वर्क करेगा, मीन्स हर एक सिग्नल को एक्सेप्ट करेगा। बात समझ में आई? भाई, किसी भी डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए क्या हम सिग्नल उस पर अप्लाई करते हैं तो सिग्नल के फ्रीक्वेंसी का एक रेंज होता है, उसी रेंज के फ्रीक्वेंसी को हम उस डिवाइस पे अप्लाई कर सकते हैं ताकि वो डिवाइस प्रॉपरली वर्क करे। तो वो जो रेंज होता है, दैट रेंज इज नोन एज बैंडविड्थ ऑफ डिवाइस। तो आप मुझे बताओ कि अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर है तो उसकी एबिलिटी ये होनी चाहिए कि हर एक सिग्नल पे वो वर्क करे। और ऐसा बच्चों तभी होगा जब उसकी बैंडविड्थ क्या होगी? ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो अगर हम आइडियल केस की बात करें तो बैंडविड्थ क्या होनी चाहिए? इनफाइनाइट होनी चाहिए। अगर बैंडविड्थ इनफाइनाइट है मीन्स वो डिवाइस
0 हर्ट्ज से लेके इनफाइनाइट हर्ट्ज तक के सिग्नल पे वर्क करेगा, 0 हर्ट्ज से लेके इनफाइनाइट हर्ट्ज तक के सिग्नल को एक्सेप्ट करेगा। बात समझ में आई? इसलिए बच्चों आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का बैंडविड्थ क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। मीन्स आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर पे आप किसी भी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल अप्लाई करो, वो कुछ ना कुछ रिस्पांस देगा। बात समझ में आई? तो ये तो बैंडविड्थ की बात हो गई। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, शॉर्ट में CMRR बोलते हैं। तो अभी आप सिर्फ इसका नाम जानिए, ये होता क्या है ये मैं आपको एक आध लेक्चर बाद समझाऊंगा कि ये होता क्या है CMRR। ठीक है, तो अभी फिलहाल जान लो कि CMRR आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। बात समझ में आई? स्लीव रेट, ये भी आपके लिए नया है, स्लीव रेट। तो स्लीव रेट बच्चों थोड़ा सा मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा आपको स्लीव रेट से। एक्चुअली स्लीव रेट ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट कितना फास्टली रिस्पॉन्स कर रहा है इसको इंडिकेट करता है। जैसे जब आप कोई सिग्नल इनपुट में अप्लाई करोगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के, तो उस इनपुट सिग्नल में जो वेरिएशन है, तो उस वेरिएशन के अकॉर्डिंग आउटपुट सिग्नल में कितना वेरिएशन फास्ट हो रहा है, इसको हम शो करते हैं स्लीव रेट से। बात समझ में आई? तो आउटपुट में जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर रिस्पांस दे रहा है, उसका जो रिस्पांस टाइम है वो क्या होना चाहिए बच्चों? कम से कम होना चाहिए। बात समझ में आई? तो अगर रिस्पांस टाइम कम से कम है तो स्लीव रेट उस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए क्या होना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। और अगर हम आइडियल केस की बात करें तो स्लीव रेट क्या होगा बच्चों? इनफाइनाइट होगा। जितना ज़्यादा स्लीव रेट होगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर उतना ही फास्ट रिस्पांस करेगा। ठीक, तो अभी फ़िलहाल आप इसको याद कर लो, बाकी मैं आगे के लेक्चर्स में आपको समझा दूंगा कि स्लीव रेट, CMRR ये सब क्या होता है। यहाँ पे देखिए एक और प्रॉपर्टीज आ गई, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, और अगली प्रॉपर्टी है इनपुट ऑफसेट करंट। तो ये भी आपके लिए नया शब्द है, तो बस आप यहाँ पे याद कर लो इन दोनों की वैल्यू आइडियल ओप एम्प के लिए क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, तो मैं आपको समझा दूंगा कि ये ऑफसेट वोल्टेज और ऑफसेट करंट क्या होता है, अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो 8 प्रॉपर्टीज़ मैंने आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए बताई, और फटाफट सबको एक बार समराइज करते हैं और एक बार रिवाइज करते हैं। मैंने बताया आपको आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, देन ओपन लूप गेन, उसके बाद याद कीजिए बैंडविड्थ, उसके बाद मैंने CMRR बताया, फिर स्लीव रेट बताया, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज बताया, और इनपुट ऑफसेट करंट के बारे में बताया। इन सब की वैल्यू क्या होती है बच्चों? तो आप खुद पहले लिखो और फिर मैच कराओ बिना देखे। ठीक है, तो इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है? इनफाइनाइट। आउटपुट क्या होता है? 0। ओपन लूप गेन क्या होता है? इनफाइनाइट। बैंडविड्थ इनफाइनाइट। CMRR इनफाइनाइट। स्लीव रेट भी इनफाइनाइट। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज 0 और ऑफसेट करंट भी 0। ठीक है, तो यहाँ आप ध्यान से देखो कि ये जो प्रॉपर्टीज है जहाँ मैं स्टार बना रहा हूँ, ये सब 0 है, मीन्स 3 प्रॉपर्टी 0 है, बाकी सब क्या है बच्चों? इनफाइनाइट है। ठीक है, मैं इस पे जोर इसलिए इतना दे रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में बहुत ही फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछता है कि राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, तो आपको सारी प्रॉपर्टीज बिल्कुल एकदम याद होनी चाहिए कि किसकी वैल्यू क्या होती है आइडियल ओप एम्प के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया प्रॉपर्टीज की बात। अब इन प्रॉपर्टीज की मदद से आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इक्विवेलेंट मॉडल, इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, इसको जरा हम समझते हैं। तो आपको पिछला लेक्चर याद होगा, वहाँ मैंने आपको ओप एम्प का इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट मॉडल बताया था। तो वहाँ मैंने आपको जो इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया था, यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली वैसा ही सर्किट मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है। ये इनपुट रेजिस्टेंस ओप एम्प का,
और ये आउटपुट रेजिस्टेंस और ये आउटपुट वोल्टेज और यहाँ पे इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले आपने आइडियल ओप एम्प की प्रॉपर्टी पढ़ी कि इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट और आउटपुट रेजिस्टेंस बच्चों क्या, जीरो। अब आप खुद दिमाग लगाओ कि अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो उसका बिहेवियर ओपन सर्किट की तरह होगा, और अगर रेजिस्टेंस जीरो है तो उसका बिहेवियर क्या होगा बच्चों, शॉर्ट सर्किट की तरह होगा। मीन्स अगर आपको इक्विवेलेंट सर्किट आइडियल ओप एम्प के लिए स्केच करना है तो इनपुट रेजिस्टेंस को आपको ओपन करना पड़ेगा और आउटपुट रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट करना पड़ेगा। तो आइए इस इनपुट रेजिस्टेंस को हम क्या कर दें, ओपन कर दें। तो यहाँ पे देखो ओपन करने से ये जो सर्किट बन के आएगा वो कुछ इस तरीके का बन के आएगा। ठीक है, और आउटपुट रेजिस्टेंस को हमें क्या करना है, शॉर्ट करना है, क्योंकि आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू आइडियल ओप एम्प के लिए बच्चों क्या होती है, जीरो। तो इसको हमने कर दिया शॉर्ट। ठीक, तो ये जो सर्किट बन के आया, इस सर्किट को आप आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इक्विवेलेंट सर्किट बोलोगे। ठीक, अब जरा इस सर्किट को और ध्यानपूर्वक देखते हैं और इसकी एनालिसिस करते हैं हम, कि आप ध्यान से देखो कि यहाँ जो इनपुट टर्मिनल्स है वो ओपन हो गया। इट मीन्स इस टर्मिनल में जो करंट फ्लो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, जीरो। मीन्स ओप एम्प के इनपुट टर्मिनल में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यहाँ भी करंट की वैल्यू जीरो और इधर भी करंट की वैल्यू क्या होगी बच्चों, जीरो। कोई पूछे ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये है आइडियल ओप एम्प और आइडियल ओप एम्प का इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ मैंने यहाँ लिख रखा है। ठीक, तो आई होप बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आ गया। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ आपको, इसलिए ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि अभी जो कॉन्सेप्ट बताया वो और इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इन दोनों की मदद से हमें जितने भी सर्किट ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर पढ़ने हैं उन सब की एनालिसिस इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट की मदद से करनी है। तो इसलिए ये दो कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल अपने दिमाग में रखेंगे, और ऐसा क्यों होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं इतना एफर्ट लगा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए ये तो समझ में आ गया कि इनपुट टर्मिनल्स में करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो फॉर एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि इनपुट में जो वोल्टेज अप्लाई होता है वो दोनों टर्मिनल के वोल्टेज का क्या होता है, डिफरेंस, जिसको हम VD से डिनोट करते हैं। तो अगर हम बात करें बच्चों ओपन लूप गेन की, तो ओपन लूप गेन क्या होता है, आउटपुट और इनपुट वोल्टेज का रेशियो होता है। यहाँ देखिए मैंने रेशियो लिख रखा है। अब यहाँ पे VD की वैल्यू क्या होती है, दोनों के वोल्टेज का डिफरेंस होता है। तो V नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग के वोल्टेज का डिफरेंस होता है। अब बच्चों इस VD की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं और फिर हम देखते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें ऑब्टेन होगा। तो यहाँ पे VD की वैल्यू V प्लस माइनस V माइनस हमने पुट कर दी। अब आप एक काम करो, यहाँ से V माइनस की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो बच्चों V माइनस की वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहले आप इसको इधर कर लो, V प्लस माइनस V माइनस इज इक्वल टू E नॉट L को V नॉट के साथ कर दो, तो ये हो जाएगा V नॉट बाई मॉड AL। बात समझ में आई। तो यहाँ से V नॉट की वैल्यू निकालिए, अब सॉरी V माइनस की वैल्यू निकालिए। तो V माइनस यहाँ से क्या बनेगा, V माइनस की वैल्यू हो जाएगी बच्चों V प्लस माइनस V नॉट डिवाइडेड बाई ए नॉट L का मॉड। सब बच्चे जानते हैं कि फॉर एन आइडियल ओप एम्प ए नॉट L की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। तो अगर हम ये कंडीशन इस एक्सप्रेशन में पुट करें तो क्या होगा, V माइनस की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, V प्लस के इक्वल हो जाएगी। भाई यहाँ इनफाइनाइट जब आप पुट करोगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मीन्स इस पूरे टर्म को हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं।
तो उस केस में V माइनस और V प्लस दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल हो जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे सामने आया है और इसको हमें किस नाम से जानना है तो उसको मैं अभी थोड़ी देर बाद बताता हूं आपको। तो यहाँ पे हुआ क्या बच्चों, ध्यान से देखो कि इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग के टर्मिनल का वोल्टेज इक्वल हो गया, मीन्स ये दोनों टर्मिनल इक्विपोटेंशियल पे आ गए, जबकि हमने इनको फिजिकली शॉर्ट भी नहीं किया है। भाई ऐसा कुछ यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है कि इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच कोई कनेक्टिंग वायर है या कोई शॉर्ट सर्किट इन दोनों के बीच है, बट फिर भी बच्चों ये दोनों इक्विपोटेंशियल पे हैं। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को हम वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के सर्किट की एनालिसिस करने के लिए या जब आप ओपैम्प का यूज करके एम्पलीफायर डिजाइन करोगे तो उसके डिजाइनिंग में इस कॉन्सेप्ट का बहुत ही अहम रोल है। ठीक है, तो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज वर्चुअल शॉर्ट, या कई किताबों में आपको वर्चुअल ग्राउंड नाम से दिख जाएगा, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो वर्चुअल ग्राउंड हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये दोनों टर्मिनल वर्चुअली शॉर्ट हो गए हैं, जबकि रियल में इन दोनों के बीच कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है, कोई ऐसा कोई फिजिकल मीडियम नहीं है जो दोनों को क्या कर रहा है, शॉर्ट कर रहा है। ये वर्चुअली दोनों शॉर्ट हो गया, दैट्स व्हाई दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसलिए सब लोग इसको अपने माइंड में रखेंगे और ये कॉन्सेप्ट ओनली एप्लीकेबल फॉर आइडियल ओपैम्प। ठीक है, बात समझ में आई। इस कॉन्सेप्ट के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, उन्हें हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे कि कहाँ हम वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फिलहाल अभी के लिए वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है ये हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, बात समझ में बच्चों। तो यहाँ देखिए जो कुछ मैंने आपको समझाया यहाँ पे लिख रखा है, आप इसको अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो कि बोथ टर्मिनल्स आर नॉट फिजिकली कनेक्ट to each other but their potentials are same, that's why we say that both terminals are virtually short to each other। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये सारा लेक्चर अच्छे से समझ में आया। अच्छा, यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या प्रैक्टिकल ओपैम्प के लिए वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे, मीन्स क्या आप V माइनस की वैल्यू V प्लस के इक्वल करोगे, तो क्या आपका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि सब बच्चों को पता है कि प्रैक्टिकल या रियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए A नॉट L की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होगी। जब ये इनफाइनाइट नहीं होगी, दैट्स वाई वी कांट नेग्लेक्ट दिस टर्म। इस टर्म को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। तो जब ये नेग्लेक्ट नहीं होगा तो आप सोचो ना, V माइनस और V प्लस इक्वल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बस मैंने ऐसे आपको जानकारी के लिए बता दिया कि प्रैक्टिकल ओपैम्प के लिए ये दोनों टर्मिनल का वोल्टेज इक्वल नहीं होगा। हालांकि आपको प्रैक्टिकल पे कोई क्वेश्चन नहीं करना है, बट फिर भी इस चीज को आप अपने दिमाग में रखेंगे। बात समझ में आई बच्चों? तो आई होप आपको हर चीजें इस लेक्चर की समझ में आ गई, खासकर प्रॉपर्टीज आपको समझ में आनी चाहिए। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे हैं जो आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो या जिसको मैंने डिस्कस नहीं किया है, तो आप उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। एक एक प्रॉपर्टीज को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बात समझ में आई? तो चलिए आज बस हम इतना ही करते हैं। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।